हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बता दूं कि जो हमारा आईफोन का बैच है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 7 अप्रैल से। और जो एंड्रॉयड का बैच है वो 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो किसी को भी अगर ज्वाइन करना हो ऑफलाइन तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आईफोन 11 का एक बग सर्किट। ठीक है, इससे पहले आप देखते थे एंड्रॉयड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। आज मैं आपके सामने लाया हूं आईफोन का एक नया सर्किट। आज का जो टॉपिक है, अगर आपके पास कोई भी आईफोन डेड आता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, आईफोन 11 की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये डेड आता है लो बूटिंग में, लो बूटिंग यानी डीसी पे लगाने पे 0.10 मिली एम्पियर, 0.20 मिली एम्पियर या 0.30 मिली एम्पियर लेके बैक हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। जब भी कोई आईफोन डेड आता है तो बेसिकली आप सबको पता है कि लो बूटिंग के जो फ़ोन्स होते हैं, या तो पीएम ख़राब होती है, या क्लॉक क्रिस्टल्स ख़राब होते हैं, या सीपीयू में भी फॉल्ट होता है, लेयर की भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपके सामने लाया हूँ पावर आईसी का बग सर्किट। क्योंकि आप सबको पता है कि पावर आईसी का जो बग सर्किट होता है, इसके फॉल्टी होने से भी फ़ोन डेड होता है और लो बूटिंग पे जाता है। तो आज जो आईफोन 11 जो आप देख रहे हो, इसकी पावर आईसी है, और इसकी जो पावर आईसी है, इसके पास आप देखोगे तो 20 क्वाइल्स लगी हैं, यानी 20 बग क्वाइल्स लगी हैं। तो आज मैं आपको इन 20 बग क्वाइल की पूरी कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूं कि कौन सी क्वाइल पे कितने वोल्टेजेस बनते हैं और किस आईसी के लिए बनते हैं, और कितने एम्पियर का करंट जनरेट होता है, और इसके खराब होने से क्या क्या फॉल्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये हमारी पावर आईसी होती है ना, इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आईफोन की जो पावर आईसी होती है, इसके अंदर जैसे एग्जांपल बग सर्किट होता है, जो आज हम स्टडी करेंगे। एलडीओ सर्किट भी होता है, हाउस कीपिंग भी होता है। इसके अलावा इसमें कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, जैसे बैकअप सिग्नल होता है, क्लॉक सिग्नल होता है। इसके अलावा अगर आप और भी चीज़ें देखोगे तो रीसेट सिग्नल भी मिलेगा आपको। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं, इसका एक अलग फंडामेंटल्स है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बग सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, ये जो 20 क्वाइल्स लगी हैं बग क्वाइल, आप सबको पता है कि इस पे जो वोल्टेजेस बनते हैं वो हाई एम्पियर का करंट होता है, जो स्पेशली डिज़ाइंड होता है सीपीयू के लिए। इसके अलावा रैम पे भी हाई एम्पियर का करंट फ्लो करता है, और इसके अलावा कुछ ऐसे वोल्टेजेस होते हैं जो मल्टी फंक्शनल होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेक्शंस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये जो पावर आईसी के पास जो 20 कॉइल है, इसके लिए मैंने एक डेटा शीट तैयार की है, ये वाली। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बग सर्किट इसका काम करता है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। आप सबको पता है कि ये जो हमारी पावर आईसी है, पहले यहाँ देख लीजिए, ये जैसे पावर आईसी है, तो जिस तरीके से जैसे हम आईफोन की बैटरी इंसर्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये जो सप्लाई चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है। चार्जिंग आईसी बीपीएच सप्लाई जनरेट करती है, और आईफोन में बीपीएच को आप सबको पता है, इसको बोलते हैं पीपीवीडीडी मेन, और वो सप्लाई आती है इस पावर आईसी के अंदर, और जैसी पावर आईसी ट्रिगर होती है वैसे ही बग सर्किट ऑन हो जाता है। ठीक, तो ये जो पावर आईसी है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हर कॉइल पे मैंने कुछ नंबर्स नोट किए हैं। जैसे देखिए B4, B2, B9, B12, B7। ये आपको मैं आसानी से समझा सकूं इसीलिए नंबर बनाए हैं। मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले ये जितनी भी बग कॉइल्स है, इसमें पहली यहाँ पे लिखा है बग 0, एक नाम दिया है बग 0। ये जो बग 0 की कॉइल है, वो ये देखो, यहाँ पे एक 2 3, जहां पे 3 क्वाइल या 2 क्वाइल एक साथ अटैच्ड होती है, इससे आप समझ जाना कि यहाँ पे एक हाई एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि सिंगल क्वाइल से एम्पियर कम बनेगा, अगर ज़्यादा है तो डबल क्वाइल लगा देंगे, और ज़्यादा तो ट्रिपल क्वाइल भी लगती है, और 4 क्वाइल भी लगती है। तो ये जो बग 0 ये जो लाइन है, देखिए बग 0 की जो लाइन है, यहाँ पे 15 एम्पियर का करंट जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं 15 एम्पियर, और इसका नाम है पीपी सीपीयू पी कोर 0.4 से 0.8। मतलब समझो, जितनी भी सीपीयू पे वोल्टेज जाएगी वो 0.4 से 1.2 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये सप्लाई सीपीयू के लिए है, और ये कोर सप्लाई है। ठीक है,
और यहाँ पे लगभग 15 एम्पियर का करंट जनरेट हो रहा है। देखिए कितना हाई, मतलब बैटरी आपकी है 4 एम्पियर की और बक सर्किट में कंट्रोल करंट बन रहा है 15 एम्पियर। तो ये सीपीयू की वोल्टेज है। तो जब आप अपने फ़ोन में जब आप बक सर्किट को डायग्नोसिस करेंगे तो B0 और B0 तीनों कॉइल पे आपको 0.4 से 1.2 के बीच में वोल्टेजेस बनने चाहिए। दूसरा वोल्टेज देखो मैंने लिखा है बक 1, तो यहाँ पे देखो बक 1 कहाँ है, ये बक 1 यहाँ पे ये है बक 1 B1 तो B1 जो है यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये करंट का नाम है GPU PP 0.4 से 1.06, ये GPU की वोल्टेजेस हैं। ये जो GPU होता है जो ग्राफिक सेक्शंस को पूरा ऑपरेट करता है, उसको चलाने के लिए यहाँ पे एक बक सर्किट यहाँ पे बनाया गया है जो है 0.4 से 1.06। इसमें 10 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब इस अपन यहाँ पे B1 पे अगर चेक करेंगे तो दोनों कॉइल आपस में अटैच्ड है और यहाँ पे 0.4 से 1.2 के बीच में वोल्टेज आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने 2 बक बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाई एम्पियर का करंट है, इसीलिए 2 बक कॉइल को एक साथ अटैच किया है। तीसरा देखो लिखा है बक 2, ध्यान से देखना, बक 2 में लगभग 5 एम्पियर का करंट बन रहा है और यहाँ पे इसका नाम है PP SOC S1। SOC यानी सिस्टम ऑन चिप, यानी CPU की वोल्टेज है और ये भी 1.2 से ज़्यादा नहीं होगी, 0.6 से 0.8, ये भी CPU में जाएगी। चौथी बक है, देखो बक 3 लिखा है, 2 एम्पियर का करंट बन रहा है और यहाँ पे लिखा है PP 1.8। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अगर आपको किसी भी बक कॉइल पे 1.2 से ज़्यादा वोल्टेज अगर डिस्प्ले हो रही है तो वो CPU पे नहीं जाएगी। ये जो 1.8 वोल्टेज है ये मल्टी फंक्शनल वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज पावर से निकल के और आईसीयू को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। ये सीपीयू में नहीं जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है बक 4 और ये बक 3 कहाँ है, देखिए बक 3 आप 1.8 यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस कॉइल पे जब आप चेक करेंगे तो आपको 1.8 वोल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है बक 4 2.7 एम्पियर का करंट यहाँ पे होता है और यहाँ पे वोल्टेज बनते हैं 1.1 S2 वोल्टेज बनते हैं। ये जो 1.1 का जो वोल्टेज है ये भी LDO वोल्टेज है। बक 4 देखो, बक 4 कहाँ है, ये है बक 4, देखो 2 कॉइल के थ्रू बना है। ये बक 4 लगभग बनता है 3 एम्पियर का करंट है और ये भी सीपीयू में नहीं जाता है। ये जो सप्लाई है ये LDO सर्किट को ऑन करती है, मतलब वापस घूम के पावर ई के अंदर आती है और LDO सर्किट को ऑन करती है। इसके बाद देखो लिखा है यहाँ पे बक 5, देखिए ध्यान से बक 5 ये 3.2 एम्पियर है। बक 5 किधर है, ये एक कॉइल 2 कॉइल, ये भी हाई एम्पियर का करंट है, देखो 2 कॉइल के थ्रू। तो बक 5 जो है इसमें लिखा है PP CPU AVE S1। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ, ये CPU की वोल्टेज है 0.8। AVE का मतलब समझिए, AVE का मतलब होता है ऑडियो एंड वीडियो इंजन, ठीक है। तो जो ऑडियो विजुअलाइज होता है उसको जो प्रोसेसिंग होती है इसके लिए ये स्पेशली वोल्टेज डिजाइन होती है। तो अब हम देखते हैं बक 6, यहाँ पे 1.5 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है और ये है 1.2 वोल्ट S4 के नाम से इसको जानते हैं। तो B6 वाली जो वोल्टेज है आप देख सकते हैं कहाँ है, ये है ये वाली, ठीक है। तो ये जो B6 आप वोल्टेज देख रहे हो ना 1.2 S4, ये LDO वोल्टेज है जो वापस घूम के पावर के अंदर आती है और LDO सर्किट को ऑन करती है, CPU में नहीं जाती है। इसके बाद से नेक्स्ट वोल्टेज है देखिए बक 7। तो बक 7 कहाँ है आप देख सकते हैं, बक 7 ये ऊपर लगी ये छोटी वाली कॉइल। तो ये जो बक 7 है 2.2 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करता है और ये रैम की वोल्टेज होती है। आप सबको पता है रैम की 2 वोल्टेज होती है, 0.6 और 1.2। तो यहाँ पे एक वोल्टेज यहाँ पे रैम की बक से बनती है, तो ये लगभग 1.2 के आसपास होती है। इसके बाद आप देखोगे बक 8। तो बक 8 कहाँ है, देखिए बक 8 ये देखो छोटी वाली कॉइल बक 8। तो ये B8 वाली है, 1.5 एम्पियर का करंट है। CPU डिस्प्ले, मतलब ये डिस्प्ले सेक्शन की वोल्टेज है जो CPU के अंदर जाएगी और ये भी वोल्टेज होगी 1.06। B9 बक 9, तो बक 9 आप देख सकते हैं कहाँ है, आप अगर देखेंगे बक 9 तो ये है, सिंगल कॉइल है। अब देखिए बक 9 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका फुल फॉर्म होता है DCS, डायनेमिक कंट्रोल स्विचिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। जो हमारे फ़ोन में करंट का कंजप्शन होता है ना, जो पावर आईसी के अंदर, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो ये लाइन आपको हर जगह मिलेगी जिसको बोलते हैं DCS, ठीक है। इसके अलावा बक 10, तो बक 10 कहाँ है आप देख सकते हैं, बक 10 कहाँ है, बक 10
ये है सिंगल कॉइल, तो देखो यहाँ पे लिखा है बक 10 1.3 एम्पियर, और ये है VDDQLS 0.6। तो मैं बता दूँ ये CPU के अंदर जा रहा है, और ये लाइन बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, इसको आप नोट डाउन करना। VDDQLS ये लो एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है 1.3, और ये लाइन सबसे ज़्यादा शॉर्ट मिलती है। अब देखिए बक 11 3.6 एम्पियर PP CPU कोर, ये भी CPU की वोल्टेज है। बक 11 ये बनेगी यहाँ पे देखो 2 कॉइल के थ्रू, और बक 12 यहाँ पे 1.5 एम्पियर का करंट यूज़ होता है, और यहाँ पे बनता है 0.9 S1, और ये सप्लाई CPU में नहीं जाती है, ये जाती है वापस घूम के पावर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको इंडिकेट किया है B से कॉइल का नंबर, और यहाँ पे जो हमने डिटेल दी है उससे आपको पता चल जाएगा कि बक 0 पे कितना वोल्ट बनेगा, बक 1 पे कितना वोल्ट बनेगा, बक 2 पे, पूरी वोल्ट की डिटेल्स है। ठीक है, तो अभी हमने जो आईफोन का कोर्स लॉन्च किया है, तो उसके अंदर हमने आईफोन 6 से लेके आईफोन 14 तक का पूरा डाटा तैयार किया है, जिसके अंदर हमने पूरे बक सर्किट को डिज़ाइन किया है कि किस बक पे कितनी वोल्टेजेस बनेगी। जितनी भी लो एम्पियर के करंट्स हैं जैसे 1.5, 1.3, 1.3, 1.5, इनमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप इसको फोकस करना, VDDQLS इसके भी शॉर्टिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो जब भी आप शॉर्टिंग चेक करोगे तो शॉर्टिंग तब कंफर्म होगी जब 0.00 की रीडिंग मल्टीमीटर डायोड मोड पे देगा, तभी हम मानेंगे शॉर्ट है। क्योंकि इसमें अगर आप बक 0 को चेक करोगे तो बहुत लो रीडिंग आएगी, रैम की लाइन चेक करोगे तब भी बहुत रीडिंग लो आएगी, इसमें बहुत सारी लाइनों में लो रीडिंग आती है, तो उसको कभी भी शॉर्ट नहीं मानना है। तो मुझे उम्मीद है कि पावर आईसी के जो बक सर्किट्स हैं इसकी डिटेल आपको कुछ समझ में आई होगी। तो जब भी लो बूटिंग में कोई फ़ोन आता है, जैसे सेट डेड है और हमने बक को चेक किया, बक नहीं बन रही है, तो उस कंडीशन में हमें चेक करना होता है। और ऐसी सिचुएशन में जब डीसी पे आप लगाओगे तो आपका लो एम्पियर कंजप्शन होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले बक अगर चेक करते हैं, और अगर इसमें 2-3 फॉल्ट आते हैं, या तो बक का ना बनना, या कई बार होता है बक बनती है लेकिन फ्लैक्चुएशन में रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी तो मैंने आपको बक की पूरी डिटेल बताई है कि किस बक कॉइल पे कितने वोल्टेज बनते हैं और कहाँ जाते हैं। तो आपने देखा कि इसमें 3 लाइन ऐसी है जो घूम के वापस पावर के अंदर आती है, एक 1.8 की, एक 1.12 की, और एक 0.7 या 8 या 0.9 थे वो LDO। बाकी जितनी भी वोल्टेज है ऑलमोस्ट CPU प्रोसेस करता है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे आप एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।